नमस्ते, गुड इवनिंग एवरीवन। और मेरा नाम है डॉक्टर ओम जे लाखानी। आज हम डायबिटीज़ के बारे में कुछ बेसिक्स डिस्कस करेंगे। ये जो लेक्चर है वो हिंदी में है। आ, कुछ कुछ टर्म्स मैं इंग्लिश में भी यूज़ करूंगा, लेकिन मेनली हम हिंदी में ही डिस्कस करेंगे। सो मैं एक एंडोक्राइनोलॉजिस्ट हूँ। एंडोक्राइनोलॉजिस्ट वो डॉक्टर होता है जो डायबिटीज़ और थायराइड और अन्य हार्मोन के प्रॉब्लम्स के साथ डील करता है। सो एंडोक्राइनोलॉजिस्ट इज अ सुपर स्पेशलिस्ट इन मैनेजमेंट ऑफ डायबिटीज, थायराइड एंड एनी अदर हार्मोनल प्रॉब्लम। सो अगर आप अपने डायबिटीज के लिए किसी को दिखाना चाहते हैं आपके लोकल प्लेस में, सो यू शुड कंसल्ट अ endocrinologist. I work at Zydus Hospital in Ahmedabad, and I'm also founder of something called diabetesonline.in. सो डायबिटीज क्या होता है? बहुत लोग ये नहीं जानते हैं कि डायबिटीज टर्मिनोलॉजी जो है वो खाली हम जो जिस डायबिटीज को जानते हैं खाली उसी के लिए लागू नहीं है। डायबिटीज ब्रॉडली देखें तो दो प्रकार के हैं। एक है डायबिटीज मलाइटिस और दूसरा है डायबिटीज इंसिपिडस। अब डायबिटीज का मलाइटिस का मीनिंग होता है स्वीट। तो पुराने जमाने में डायबिटीज कैसे रिकॉग्नाइज हुआ? तो वो अगर यूरिन स्वीट होता था तो उसको मलाइटिस कहते थे, और अगर यूरिन ज्यादा होता था लेकिन ब्लांड होता था, स्वीट नहीं होता था, तो उस कंडीशन को इंसिपिडस कहते थे। तो ये टर्मिनोलॉजी जो है, जबकि डायबिटीज मलाइटिस और डायबिटीज इंसिपिडस हैज नथिंग टू डू विथ ईच अदर, दोनों कंप्लीटली सेपरेट डिजीज है। डायबिटीज मलाइटिस जो है वो पैनक्रियास का डिजीज है, वैसे जबकि डायबिटीज इंसिपिडस जो है वो एक पिट्यूटरी ग्लैंड या किडनी का डिजीज है। सो कंप्लीटली डिफरेंट कंडीशंस हैं। उससे दोनों को एक दूसरे से कुछ लेना देना है नहीं। और डायबिटीज इंसिपिडस भी अभी बहुत सारे एक्सपर्ट्स ये कहते हैं कि उसका टर्मिनोलॉजी हमें चेंज कर देना चाहिए, क्योंकि वो कंप्लीटली डिफरेंट डिसऑर्डर है। बट जब हम डायबिटीज इन जनरल बात करते हैं तो हम जनरली डायबिटीज मलाइटस के बारे में बात करते हैं, डायबिटीज इंसिपिडस के बारे में नहीं। ओके, सो सिंपल शब्दों में कहें तो डायबिटीज मलाइटस क्या है? सो डायबिटीज मलाइटस इज इंक्रीज ऑफ ब्लड शुगर। आपका अगर ब्लड के अंदर जो शुगर होता है, ब्लड के अंदर जो शुगर होता है उसको कहते हैं ग्लूकोज। और जो आपके ब्लड के अंदर जो ग्लूकोज है, जो उसका प्रमाण बढ़ जाता है, तो उसको डायबिटीज मलाइटस कहा जाता है। सो जब मैंने कहा कि ब्लड के अंदर जो शुगर है, ब्लड के अंदर ग्लूकोज है, उसका वैल्यू अगर बढ़ता है तो वो एबनॉर्मल है। तो किस चीज को हम नॉर्मल कहेंगे और किस चीज को हम एबनॉर्मल कहेंगे, ये हम देखेंगे। जब हम डायबिटीज का डायग्नोसिस करते हैं तो हम 3 टेस्ट जरूर से करवाते हैं। एक होता है फास्टिंग ब्लड शुगर, जो जनरली आफ्टर 8 to 10 आवर्स ऑफ फास्ट हम करवाते हैं। दूसरा है खाने के, और मे बी लंच, मे बी डिनर या मे बी ब्रेकफास्ट के 2 घंटे बाद हम शुगर चेक करते हैं, जिसको हम PP2BS कहते हैं। आप में से बहुत सारे लोगों को अगर डायबिटीज है या आपके कोई रिश्तेदार में किसी को डायबिटीज है, तो आप जानते हैं कि हम ये टेस्ट जनरली करवाते हैं। और तीसरा जो टेस्ट है वो है HbA1c। HbA1c जो है वो एवरेज ब्लड शुगर होता है। HbA1c एक सिंपल ब्लड टेस्ट होता है जो पिछले 3 मंथ्स का एवरेज शुगर रीडिंग जो है वो बताता है, तो उसको हम HbA1c कहते हैं। ये 3 टेस्ट जो होते हैं वो हम हर पेशेंट्स में करवाते हैं जिनमें हम डायबिटीज डायग्नोस करना चाहते हैं या जिनको ऑलरेडी डायबिटीज है, उन सिचुएशन में भी हम यही टेस्ट करवाते हैं। किस चीज को हम नॉर्मल कहते हैं? तो फास्टिंग ब्लड शुगर अगर आपका 100 से नीचे है तो ये बिल्कुल ही नॉर्मल है। अगर खाने के बाद का शुगर 140 से नीचे है तो ये बिल्कुल ही नॉर्मल है। और जो आपका 3 मंथ्स का एवरेज जो टेस्ट है वो 5.7 के नीचे है, तो इसको हम नॉर्मल कहते हैं। ठीक है, फिर होता है एक सिचुएशन जिसको हम बॉर्डर लाइन डायबिटीज भी कहते हैं, या सिंपल शब्दों में जिसमें बहुत सारे लोग इसको बॉर्डर लाइन कहते हैं, और हम अगर सिंपल शब्द में बोले तो उसको प्री डायबिटीज भी कहते हैं। राइट? फास्टिंग ब्लड शुगर जो है अगर आपका 100 से 125 के बीच में है तो इसको हम प्री डायबिटीज कहते हैं। इसको अदर वर्ड्स में इंपेयर्ड फास्टिंग ग्लूकोज मेडिकल टर्म में बोले तो वही कहा जाता है। अगर आपके खाने के बाद का 2 घंटे का शुगर जो है अगर 140 से 200 के बीच में है तो उसको बी प्री डायबिटीज और दिस इंपेयर्ड ग्लूकोज टॉलरेंस कहते हैं। और अगर जो HbA1c का जो रेंज है वो अगर आपका 5.7 से 6.4 के बीच में है तो अगेन इसको प्री डायबिटीज कहा जाता है। अगर इनमें से कोई भी एक कंडीशन सही है तो इसको प्री डायबिटीज कहा जाता है। फिर कहते हैं डायबिटीज मलाइटस क्या है। तो अगर आपका ये जानना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर ये 4 सिचुएशन में से अगर कोई भी 2 आपकी सही है तो इसको हम डायबिटीज मलाइटस कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका फास्टिंग ब्लड शुगर जो है वो मोर देन इक्वल टू 126 है,
अगर आपके खाने के 2 घंटे बाद का शुगर अगर आपका 200 से ऊपर है, अगर आपका HbA1c जो है वो 6.5 या इससे ऊपर है, तो ये सब सिचुएशन में या तो फिर अगर आपने रैंडमली शुगर चेक किया और अगर आपको 200 से ऊपर है, साथ में आपको डायबिटीज के कुछ सिम्टम्स भी हैं, तो ये सब सिचुएशन इसमें से अगर कोई भी दो सही है तो इसको हम डायबिटीज मेलाइटस कहते हैं। ठीक है, दोबारा मैं कहूंगा, फास्टिंग ब्लड शुगर मोर देन इक्वल टू 126, 2 आवर ब्लड शुगर मोर देन इक्वल टू 200, HbA1c more than equal to 6.5 या एनी रैंडम शुगर मोर देन 200 विद सिम्टम्स ऑफ डायबिटीज, इनमें से अगर कोई भी दो कंडीशन सही है तो इसको हम डायबिटीज मेलाइटस कहते हैं। राइट, अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो मैं जरूर से कहूंगा आप इसको ले लें और इसको आप सेव करें, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें। अब ये लोग, बहुत सारे लोग ये नहीं जानते हैं कि बहुत सारे लोग इससे कंफ्यूज रहते हैं कि मेरे डॉक्टर ने तो कहा इतना होता है इतना होता है। देखिए, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो डायबिटीज जो है उसका डायग्नोसिस का लेवल जो है वो एक अलग चीज है, और डायबिटीज का अगर आपको ऑलरेडी डायबिटीज है तो उसमें आपका जो टारगेट क्या होना चाहिए वो एक अलग चीज है। राइट, सो एक डायग्नोसिस जब जब हमें पता चलता है कि डायबिटीज है, उसके लिए जो लेवल्स होते हैं वो अलग हैं, और जो अगर आपको ऑलरेडी डायबिटीज है तो उसका हमें टारगेट क्या रखना चाहिए उसका भी कंसेप्ट अलग है। राइट, सो अगर आपको ऑलरेडी डायबिटीज है तो आपका शुगर कितने रेंज में होना चाहिए, तो अगर आप इफ यू ऑलरेडी हैव डायबिटीज तो हम जनरली रेकमेंड करते हैं कि आप अपना फास्टिंग शुगर 80 टू 130 के बीच में रखें, और आपके खाने के बाद का जो शुगर है उसको 180 से नीचे रखें। राइट, लेस देन 180। राइट, एंड अगर आपका जो 3 मंथ का एवरेज है HbA1c, हम उसको जनरली 7 के नीचे टारगेट करते हैं। राइट, सो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है जानने के लिए कि आपका टारगेट जो है वो क्या होना चाहिए अगर आपको ऑलरेडी डायबिटीज है। फिर हम देखते हैं डायबिटीज के क्या क्या सब टाइप्स है। राइट, आपने बहुत सारे लोगों से सुना होगा कि आपको टाइप 1 डायबिटीज है, आपको टाइप 2 डायबिटीज है, आपको जेस्टेशनल डायबिटीज है। सो ये सब क्या होता है इसके बारे में हम कुछ डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। सो डायबिटीज अगर हम करंट अमेरिकन डायबिटीज एसोसिएशन या फिर इंडिया का जो है RSSD है उसके क्लासिफिकेशन के बेसिस पे देखें तो डायबिटीज को 4 क्लासेस में डिवाइड किया गया है। एक है टाइप 1 डायबिटीज, दूसरा है टाइप 2 डायबिटीज, तीसरा है सम अदर फॉर्म्स ऑफ डायबिटीज, और चौथा है जेस्टेशनल डायबिटीज। सो ये 4 डायबिटीज के सब प्रकार हैं। अगेन ईच ऑफ दीज के बारे में हम थोड़ा थोड़ा डिस्कस करेंगे। सो जब हम कॉमन फॉर्म ऑफ डायबिटीज, हम 90% लोगों में जो डायबिटीज देखते हैं, जो सबसे कॉमन है उसको टाइप 2 डायबिटीज कहते हैं, जो कॉमन फॉर्म ऑफ डायबिटीज है। सो ये एडल्ट में जो कॉमन आपके जो बहुत सारे रिश्तेदार को है या आपको अगर डायबिटीज है तो इट्स मोस्ट लाइकली कि आपको टाइप 2 डायबिटीज है। टाइप 2 डायबिटीज इज द वन विच इज मोस्ट कॉमन। ठीक है, और तो डायबिटीज, टाइप 2 डायबिटीज क्यों होता है और टाइप 2 डायबिटीज क्या होता है इसके बारे में हम थोड़ा डिस्कस करेंगे। राइट, सो इसको समझने के लिए आपको ये चीज समझना जरूरी है कि ग्लूकोज क्या होता है और पैनक्रियाज क्या होता है। ठीक है, सो ग्लूकोज जो है, जैसे हमने बताया, हम डायबिटीज डायग्नोसिस कैसे करते हैं, डायबिटीज डायग्नोसिस करने के लिए हम ब्लड का ग्लूकोज लेवल चेक करते हैं। ठीक है, सो ग्लूकोज जो है वो हमारे बॉडी का मेन फ्यूअल है। जैसे आपकी गाड़ी है वो या तो पेट्रोल से या डीजल से चलती है, वैसे ही हमारा जो बॉडी है वो ग्लूकोज से चलता है, वो एक मेन फ्यूअल है। और जो पैनक्रियास जो होता है, पैनक्रियास एक बॉडी के अंदर ऑर्गन होता है जो इंसुलिन बनाता है, और इंसुलिन जो है हमारे बॉडी का एक हार्मोन है। सो इंसुलिन का काम ये है कि ये आपका जो ग्लूकोज का लेवल है उसको वो सही रखता है, उसको कंट्रोल में रखता है। राइट, सो इंसुलिन का ये मेन पर्पस है। नाउ बेसिकली इंसुलिन इसको किस तरह से इसको ब्लड का ग्लूकोज को कंट्रोल करता है, तो अगर ब्लड का ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाता है तो ये इंसुलिन जो है वो ग्लूकोज को सेल्स के अंदर, आपके जो बॉडी के सेल्स हैं उसके अंदर वो शिफ्ट कर देता है और उसको स्टोर कर देता है। लेकिन अगर आपका बॉडी में ग्लूकोज का लेवल कम है तो इंसुलिन जो है उसका लेवल भी कम हो जाता है। राइट, सो अगर ये इंसुलिन रिलेटेड कोई भी इश्यू होता है, या तो इंसुलिन बॉडी में नहीं बनता है या तो इंसुलिन बॉडी में बनता है लेकिन अगर वो काम ठीक से नहीं कर पाता है, तो दोनों ही सिचुएशन में डायबिटीज होने के चांसेस होते हैं। राइट, सो डायबिटीज इज बेसिकली अ डिजीज ऑफ इंसुलिन। अगर बॉडी में इंसुलिन नहीं बनता है तो भी डायबिटीज होता है, और अगर बॉडी में इंसुलिन बनता है लेकिन वो अपना काम ठीक से नहीं कर पाता है या तो एडिक्वेट क्वांटिटी में इंसुलिन नहीं बनता है, तो उस सिचुएशन में भी डायबिटीज डेवलप होता है। ठीक है, सो अगर डायबिटीज, दो सिचुएशन जैसे हमने डिस्कस किया, या तो बॉडी में बिल्कुल ही इंसुलिन नहीं बना, राइट,
या तो बॉडी में इंसुलिन बना लेकिन इंसुलिन ठीक से काम नहीं करा, राइट, सो उसको कहते हैं इंसुलिन रेजिस्टेंस, राइट। सो ये दो सिचुएशन में बॉडी में डायबिटीज डेवलप होता है। हम ये देखेंगे कि टाइप 1 डायबिटीज क्या होता है। सो टाइप 1 डायबिटीज को पहले के जमाने में इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज भी कहते थे। ये जनरली बच्चों में ज्यादा कॉमन है, सो जनरली 5 to 15 ईयर्स की एज पे कॉमन है, लेकिन ये भी मैं आपको कहना चाहूंगा कि जरूरी नहीं है कि खाली बच्चों में हो, ये एडल्ट्स में भी हो सकता है, ओल्ड एज पे भी हो सकता है। तो ये एक ऑटो इम्यून डिजीज होता है। ऑटो इम्यून डिजीज इसको कहते हैं जिसमें बॉडी के जो कुछ एंटीबॉडीज है वो बॉडी के खुद बॉडी के अगेंस्ट रिएक्ट करते हैं, तो उसको ऑटो इम्यून डिजीज कहते हैं। आप बहुत सारे लोगों में अगर किसी को थायराइड का प्रॉब्लम है, जो हाइपोथायराइड अंडर एक्टिव थायराइड होता है, उसका मोस्ट कॉमन कॉज इज ऑल्सो ऑटो इम्यून डिजीज। सो टाइप 1 डायबिटीज एक ऑटो इम्यून डिजीज होता है जिसके अंदर कुछ बॉडी के अंदर एंटीबॉडीज बनते हैं, और ये जो एंटीबॉडीज जो है वो बॉडी के खुद के जो सेल्स होते हैं, जो इंसुलिन बनाने वाले जो सेल्स होते हैं जिसको बीटा सेल्स कहते हैं, तो उसको वो डिस्ट्रॉय कर देता है, जिसकी वजह से बॉडी में इंसुलिन नहीं बन पाता है, राइट। सो हमने जैसे पहले देखा था, डायबिटीज तब होता है जब या तो इंसुलिन नहीं बनता है बॉडी में, या तो इंसुलिन बनता है लेकिन ठीक से काम नहीं करता है, राइट। सो टाइप 1 डायबिटीज जो है वो एक ऐसा कंडीशन है जिसके अंदर बॉडी में इंसुलिन जो है वो नहीं बनता है, और बिकॉज बॉडी में इंसुलिन नहीं बनता है तो उस सिचुएशन में जो ब्लड शुगर का लेवल होता है वो बढ़ जाता है, और ये ब्लड शुगर का लेवल बढ़ने के कारण से इनको ये जो जनरली बच्चे होते हैं इसमें टाइप 1 डायबिटीज होता है। अब इस कंडीशन जो होता ये जो कंडीशन है उसमें बाय द टाइम जब इसका डायग्नोसिस होता है तब तक ऑलरेडी 90% जो बॉडी के सेल्स, जो पैनक्रियास में जो सेल्स होते हैं जो इंसुलिन बनाते हैं वो खत्म हो गए होते हैं, तो इसके कारण से बॉडी में बिल्कुल ही इंसुलिन नहीं बन पाता है। और इंसुलिन बिकॉज ये नहीं बन पाता है उसकी वजह से इन बच्चों को जनरली इंसुलिन की जरूरत होती है, इंसुलिन के बगैर इनका लाइफ पॉसिबल नहीं है, तो दैट्स व्हाई देयर इज आल्सो नोन एज इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज। जो दूसरा जो डायबिटीज है जो कॉमन है, जो बहुत सारे आपने एडल्ट्स में देखा होगा, या आपने जो आपके जो अगर फ्रेंड्स हैं, रिलेटिव्स हैं, अगर आप खुद हैं शायद आपको जो डायबिटीज है, सो दैट इज द टाइप 2 डायबिटीज, दैट इज द कॉमन फॉर्म ऑफ डायबिटीज। अब ये जो टाइप 2 डायबिटीज होता है वो जनरली एडल्ट्स में ज्यादा कॉमन होता है, लेकिन अगेन मैं कहना चाहूंगा ये जरूरी नहीं है, ये आजकल बच्चों में भी कॉमन है। और ये जो टाइप ऑफ डायबिटीज है इस कंडीशन में दो चीजें होती है, एक तो इंसुलिन भी कम बनता है, और जो इंसुलिन बनता है वो ठीक से काम नहीं कर पाता है। सो जब टाइप 2 डायबिटीज डायग्नोस होता है तब ऑलरेडी जैसे हम टाइप 1 में देखा था 90% इंसुलिन नहीं बनता है, लेकिन इस केस में 60% ऑफ इंसुलिन प्रोडक्शन कम हो जाता है, राइट। सो आप इट्स लाइक अ फैक्ट्री, अगर आपका फैक्ट्री है तो अगर आप फैक्ट्री आपका एफिशिएंटली काम कर रही है, अगर आप जैसे फॉर एग्जांपल आप चॉकलेट की फैक्ट्री है, आप अगर चॉकलेट बनाते हैं तो आप अगर 100% प्रोडक्शन कैपेसिटी से बनाते हैं और आपका जो चॉकलेट है वो मार्केट में अच्छी तरह से सेल भी हो रहा है, तो ये परफेक्ट कंडीशन है, राइट। आप चॉकलेट बनाते भी आपकी फुल कैपेसिटी से है और आपका सेल भी फुल कैपेसिटी से हो रहा है। लेकिन टाइप 2 डायबिटीज ये कंडीशन होता है जिसमें आपका चॉकलेट जो बनता है वो भी फुल कैपेसिटी में आप नहीं बना पाते हैं, आप खाली नॉर्मल कैपेसिटी से अबाउट 40% 50% ही बना पाते हैं, और आपके जो मार्केट में सेल्स हैं वो भी अच्छे नहीं हैं, तो आप बनाते भी हैं लेकिन वो ठीक से सेल नहीं होता है। और इसी तरह से टाइप 2 डायबिटीज में इंसुलिन बनता है बॉडी में, लेकिन पूरा 100% नहीं बनता है, और जो बनता भी है वो ठीक से काम नहीं कर पाता है, जिसको हम इंसुलिन रेजिस्टेंस कहते हैं। तो ये सिचुएशन इसको टाइप 2 डायबिटीज कहते हैं। सो ये कॉमन फॉर्म ऑफ डायबिटीज है, ये जो हमारे में से बहुत सारे लोगों को जो डायबिटीज होता है ये टाइप 2 डायबिटीज ज्यादा होने की पॉसिबिलिटी है। सो आपको कैसे पता चलेगा कि आपको डायबिटीज है? अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट मैं आपको बताना चाहूंगा। बहुत सारे पेशेंट हमको आके बोलते हैं कि सर मुझे डायबिटीज है लेकिन मुझे तो कोई सिम्टम्स नहीं है। ये एक बहुत ही गलतफहमी है। आपको ये जानना बहुत ही जरूरी है कि आपको डायबिटीज का ट्रीटमेंट सिम्टम होने से पहले, बिफोर द सिम्टम्स डेवलप, इसको ट्रीट करना जरूरी है। एक बार आपको सिम्टम्स डेवलप होने शुरू हो जाते हैं उसके बाद ट्रीट करना उससे बेटर है कि आप सिम्टम्स डेवलप हो उसके पहले ट्रीट करें, ताकि आपको सिम्टम्स भी डेवलप ना हो। और अगर जब डायबिटीज के रिलेटेड सिम्टम्स डेवलप होते हैं तब ऑलरेडी कुछ ऑर्गन्स में डैमेज होने शुरू हो गया होता है, तो इसलिए इट इज ऑलवेज बेटर कि हम डायबिटीज को सिम्टम्स होने से पहले उसको रिकॉग्नाइज करें, उसको डायग्नोस करें, और उसका ट्रीटमेंट हम सिम्टम होने से पहले शुरू करें। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है जो हमें जाननी जरूरी है। आप सिम्टम्स का वेट ना करें। अगर आप सिम्टम्स के लिए वेट करेंगे तो इट मे बी ऑलरेडी टू लेट टू सेव दैट ऑर्गन, बिकॉज ऑलरेडी ऑर्गन डैमेज होना शुरू हो गया होता है, और उसके बाद हम खाली फायर फाइटिंग करते हैं, मतलब और ऑर्गन डैमेज को
बढ़ने से रोकते हैं, लेकिन जो ऑलरेडी डैमेज हो चुका है उसके बारे में हम जनरली कुछ नहीं कर पाते हैं। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपको जाननी जरूरी है। हम आगे देखेंगे डायबिटीज की वजह से कौन कौन से ऑर्गन पे डैमेज होता है, लेकिन पहले हम ये कंसेप्ट हमारे दिमाग में डालें कि सिम्टम्स होने से पहले डायग्नोस करना जरूरी है। लेकिन कुछ लोगों को अर्ली स्टेज में भी सिम्टम्स डेवलप होते हैं। तो कौन से सिम्टम्स, अगर आपको इसमें से कुछ भी सिम्टम्स हैं तो आपको डायबिटीज के लिए चेक कराना जरूरी है। सो क्या क्या सिम्टम्स हो सकते हैं डायबिटीज के लिए, जिसके लिए आपको डायबिटीज के लिए चेक करना जरूरी है? तो एक तो अगर आपको जेनेटल एरिया में जो प्राइवेट पार्ट्स है, अगर उस एरिया में इचिंग होता है तो ये एक डायबिटीज का सिम्टम हो सकता है। अगर आपको अनइंटेंशनल वेट लॉस है, अनइंटेंशनल वेट लॉस का क्या मीनिंग होता है? मतलब आप एक्सरसाइज, जिम, डाइट से वेट लॉस करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, फिर भी आपका अगर वेट लॉस हो रहा है तो उसको अनइंटेंशनल वेट लॉस कहते हैं। अगर आपके पेशाब की फ्रीक्वेंसी, इंक्रीज फ्रीक्वेंसी ऑफ यूरिनेशन अगर होता है तो उसको भी डायबिटीज कहते हैं। आपने मुन्ना भाई एमबीबीएस मूवी देखा होगा, राइट? उसमें एग्जाम में उसको पूछा जाता है कि डायबिटीज के क्या 3 सिम्टम्स होता है, तो वो कहता है 3 P's, राइट? पॉलीयूरिया, पॉलीडिप्सिया एंड पॉलीफेजिया, राइट? पॉलीयूरिया मतलब यूरिन की फ्रीक्वेंसी, यूरिन की मात्रा अगर ज्यादा हो तो उसको पॉलीयूरिया कहते हैं। पॉलीफेजिया मतलब भूख ज्यादा लगना, राइट? दैट इज पॉलीफेजिया, भूख ज्यादा लगना और खाना ज्यादा लेना। और पॉलीडिप्सिया मतलब प्यास ज्यादा लगना, राइट? सो ये जो है, ये 3 डायबिटीज के सिम्टम्स होते हैं। सो जिसमें से हमने देखा पॉलीयूरिया, दैट इज इंक्रीज फ्रीक्वेंसी ऑफ यूरिनेशन, इज ऑल्सो अ साइन ऑफ डायबिटीज। अगर आपके यूरिन के आजू बाजू, बहुत सारे लोग इस तरह से भी रिकॉग्नाइज करते हैं कि जब मैं पेशाब करता हूं तो अगर पेशाब का कुछ ड्रॉप्स रह जाता है तो उसके आजू बाजू एंड्स, चीटियां आनी शुरू हो जाती है, बिकॉज डायबिटीज में यूरिन के अंदर ग्लूकोज जाता है तो उसकी वजह से चीटियां जो है वो यूरिन के आजू बाजू रहती है। और अगर ये सिचुएशन होता है, अगेन यू नीड टू चेक फॉर डायबिटीज। अगर आपको कोई घाव हो गया है, वूंड हो गया है, और अगर ये वूंड जो है वो ठीक से हील नहीं हो पाता है, प्रॉपर तरीके से, सटीक तरीके से हील नहीं हो पाता है, तो इसको भी, ये भी एक डायबिटीज का सिम्टम है। अगर आपको बार बार स्किन इन्फेक्शन होता है, बहुत सारे लोग अगर शेविंग करते हैं तो शेविंग एरिया में बार बार इन्फेक्शन होता है, फॉलिकुलाइटिस जिसको कहते हैं वो होता है, तो अगेन ये एक डायबिटीज का सिम्टम हो सकता है। और अगर आपके पैरों में झंझनाहट होती है, टिंगलिंग सेंसेशन होता है, जैसे कोई नीडल चुभ रहा है, अगर ऐसे सेंसेशन होती है तो ये भी एक डायबिटीज का सिम्टम हो सकता है। सो ये सब डायबिटीज के कुछ सिम्टम्स हैं। तो इस सिम्टम्स को आप जानें, और अगर आपको इसमें से कुछ भी सिम्टम है तो आप अपने डॉक्टर से बात करें और डायबिटीज के लिए चेक करवाएं। सो अगर आपको डायबिटीज के लिए चेक करवाना है तो क्या क्या टेस्ट आपको कराने चाहिए? सो ये, ऑफ कोर्स देयर आर मोर टेस्ट, बहुत सारे आप टेस्ट कर सकते हैं, बट ये कुछ 4-5 टेस्ट जो है जो आपको हर पेशेंट को कराना जरूरी है। चाहे आपको ऑलरेडी डायबिटीज है और आप अपना चेकअप कराना चाहते हैं, या आप अपना फॉलोअप करना चाहते हैं, या अगर आप जानना चाहते हैं कि अगर आपको डायबिटीज है कि नहीं, तो इस सिचुएशन में हम ये कुछ रूटीन टेस्ट हैं जो आपको कराने जरूरी है। सो आपको एक फास्टिंग ब्लड शुगर कराना है, एक खाने के 2 घंटे बाद का शुगर कराना है जिसको PP2BS भी कहते हैं। हम ये ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। HbA1c पिछले 3 मंथ्स का एवरेज शुगर जो बताता है, तो आप HbA1c कराएं। आप क्रिएटिनिन कराएं। क्रिएटिनिन एक किडनी के फंक्शन का टेस्ट होता है। ये कराना बहुत ही जरूरी है, बिकॉज आप जानते होंगे कि डायबिटीज की वजह से किडनी पे इफेक्ट होता है। इसके बारे में हम कुछ मिनट्स में डिस्कस करेंगे। और आपको कोलेस्ट्रॉल का जो टेस्ट होता है, लिपिड प्रोफाइल, ये कराना जरूरी है। सो ये सब कुछ टेस्ट हैं जो आपको हर पेशेंट को कराना जरूरी है। अगर आपको, चाहे आपको डायबिटीज है या अगर आप डायग्नोस करना चाहते हैं कि मुझे डायबिटीज है कि नहीं, तो उसके लिए ये कुछ टेस्ट कराने जरूरी है। तो आप अगर अपने डॉक्टर से मिलना चाहते हैं तो मैं ये सजेस्ट करूंगा कि आप ये टेस्ट करवा के अपने डॉक्टर से मिले। ये इसलिए जरूरी है ताकि आपका एक और विजिट आपका डॉक्टर से रुक जाए और आप ऑलरेडी टेस्ट करके, डायग्नोसिस करके आप डॉक्टर से मिल सकते हैं। अब आप कहना चाहेंगे कि डॉक्टर ओम, आपने बताया कि आपको डायबिटीज सिम्टम्स होने से पहले डायग्नोसिस करना है, तो ये हम कैसे कर पाएंगे, हम कैसे करेंगे? तो इसके लिए आपको कुछ समय के बाद आपको रेगुलरली आपके टेस्ट कराने जरूरी है। किस पेशेंट्स में हमें रूटीन डायबिटीज के लिए चेक करना जरूरी है? आइडियली तो मैं कहूंगा हर पेशेंट को चेक करवाना चाहिए, चाहे आपकी जो भी एज हो या चाहे जो भी आपकी सिचुएशन हो। मे बी वंस इन एवरी 2-3 ईयर्स आपको चेक कराना, इट इज ऑलवेज एडवाइजेबल। एट द सेम टाइम कुछ लोगों को डेफिनेटली कराना चाहिए। सो अगर आपकी एज 40 ईयर्स से ऊपर है, इफ यू आर मोर देन 40 ईयर्स ऑफ एज,
आपको डेफिनेटली डायबिटीज के लिए टेस्ट कराने चाहिए। जैसे मैंने बताया ये टेस्ट कौन से कराने हैं, तो आप ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, ये वाले टेस्ट कराने हैं, राइट। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आप इसको सेव कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर आपकी एज 40 से ऊपर है तो आपको डेफिनेटली डायबिटीज के लिए चेक कराना जरूरी है। अगर आपकी एज 30 से ऊपर है और आप में से कुछ फैमिली मेंबर है जिनको डायबिटीज है, तो अगेन आपको चेक कराना चाहिए। या तो आपको अगर सिम्टम्स है, जैसे हमने पहले डिस्क्राइब किया, अगर आपको ये सिम्टम्स, इसमें से कुछ भी सिम्टम्स हैं, तो आपको डायबिटीज के लिए चेक कराना जरूरी है। और अगर किसी को भी, आपकी चाहे कोई भी एज हो, चाहे आप 5 साल के बच्चे हो या आप 70 ईयर्स के हो, आप कोई भी एज के हो, अगर आपको डायबिटीज के सिम्टम्स जो हमने पहले डिस्क्राइब किए, जैसे ज्यादा भूख लगना, ज्यादा प्यास लगना, ज्यादा ज्यादा बार यूरिन जाना, अगर यूरिन के आजू बाजू एंड्स का घूमना, अगर ये सिचुएशन आती है, तो इसमें से कोई भी सिचुएशन अगर है, अगर आपको सिम्टम है, तो आपको डायबिटीज के लिए चेक कराना जरूरी है। अब हम कुछ डायबिटीज के रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस के बारे में डिस्कस करेंगे, और अगर आपका डायबिटीज कंट्रोल में नहीं है तो आपको क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं, क्या क्या ऑर्गन्स पे डायबिटीज का इफेक्ट होता है, क्या क्या चीजों से हमें बचना है, ये हमें जानना जरूरी है। सो डायबिटीज इन ये हमने आप लिस्ट देख सकते हैं स्क्रीन पे। तो ये जो है कंडीशंस होती है, ये ऑर्गन्स होते हैं जिसको डायबिटीज बहुत कॉमनली इफेक्ट करता है। सो एक है किडनी, दूसरा है आपका जो हार्ट है, ब्लड वेसल जो होते हैं, जो ब्लड को कैरी करते हैं, इसके ऊपर डायबिटीज का इफेक्ट हो सकता है। आंखों पे डायबिटीज पे इफेक्ट होता है। आपका जो नर्व्स है, नर्वस सिस्टम है, जो आपके नर्व्स हैं, जो आपके जो हाथ पैर के जो नर्व्स हैं, या तो आपके ब्रेन के जो नर्वस सिस्टम होता है, उस पर भी डायबिटीज का इफेक्ट आ सकता है। और कुछ और ऑर्गन्स पे भी डायबिटीज पे इफेक्ट आ सकता है। सो हम इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे, राइट। सो हम कुछ नेक्स्ट फ्यू मिनट्स में हम डायबिटीज रिलेटेड कुछ कॉम्प्लिकेशंस हैं उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ओके, सो पहले हम डायबिटीज और किडनी के बारे में डिस्कस करेंगे कि डायबिटीज और किडनी के क्या संबंध है, और डायबिटीज की वजह से किडनी पे क्यों इफेक्ट होता है, राइट। सो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताना चाहूंगा। वर्ल्ड में आपने बहुत सारे लोग देखे होंगे जो डायलिसिस करवाते हैं या जिनका किडनी ट्रांसप्लांट होता है। तो इन लोगों को कंडीशन होता है जिसको कहते हैं क्रॉनिक किडनी डिजीज, राइट, और क्रॉनिक रीनल फेलियर। तो अगर दुनिया में नंबर 1 कॉज ऑफ क्रॉनिक किडनी डिजीज या क्रॉनिक रीनल फेलियर है, तो वो है डायबिटीज मेलाइटस। डायबिटीज मेलाइटस इज द नंबर 1 कॉज फॉर क्रॉनिक किडनी डिजीज वर्ल्ड वाइड, राइट। सो बहुत ही ज्यादा कॉमन है। ये आप इसमें फैक्ट्स देख सकते हैं, ये 2008 का डेटा है, जब आप देख सकते हैं कितने सारे लोग यूएस में, कितने लोगों को डायबिटीज की वजह से किडनी का प्रॉब्लम हुआ या किडनी का फेलियर हुआ, राइट। सो अगेन मैं दोबारा से कहना चाहूंगा, अनकंट्रोल्ड डायबिटीज इज द नंबर 1 कॉज ऑफ किडनी प्रॉब्लम वर्ल्ड वाइड। दुनिया में किडनी के जो प्रॉब्लम्स होते हैं, अगर आप 3 लोग देखेंगे जो डायलिसिस करवाते हैं, उनमें से 2 लोगों को डायबिटीज होता है, राइट। इट्स दैट कॉमन, इट्स वेरी वेरी कॉमन कॉज ऑफ डायबिटीज, राइट। सो किडनी को आप कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं? जैसे मैंने बताया, राइट टाइम पे डायग्नोसिस करना डायबिटीज का, और राइट टाइम पे उसकी ट्रीटमेंट लेना, राइट, और राइट टाइप ऑफ ट्रीटमेंट लेना। आजकल अब कुछ नए ड्रग्स अवेलेबल हैं जो किडनी को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, डायबिटीज के साथ साथ, डायबिटीज को कंट्रोल करने के साथ साथ किडनी को भी प्रोटेक्ट करते हैं। सो ऐसी कुछ मेडिसिन अब अवेलेबल है। और इस चीज में मैं एक और चीज कहना चाहूंगा, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टेस्ट होता है जिसको कहते हैं यूरिन एल्ब्यूमिन क्रिएट रेशियो। अब इसके बारे में बहुत सारे डॉक्टर्स भी नहीं जानते हैं, तो इसीलिए मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट आपको मैसेज देना चाहूंगा कि अगर आपके शायद डॉक्टर भी शायद इसके बारे में ना जानते हो, तो आप अपने डॉक्टर से इंसिस्ट करें कि अगर आपको डायबिटीज है तो आप एक यूरिन एल्ब्यूमिन क्रिएट रेशियो का टेस्ट करवाएं। ये टेस्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और अगर आपको किडनी का प्रॉब्लम है तो ये बहुत ही अर्ली स्टेज में किडनी प्रॉब्लम को डायग्नोस कर सकता है। और अगर ये इसका लेवल जो है वो ज्यादा आता है, तो उस सिचुएशन में आपको कुछ स्पेसिफिक मेडिसिन अब अवेलेबल है जो आपकी किडनी को प्रोटेक्ट कर सकती है। इसके बारे में हम नेक्स्ट टाइम डिस्कस करेंगे, जब हम विल बी डिस्कसिंग अबाउट ट्रीटमेंट ऑफ डायबिटीज। हम इस पॉइंट के बारे में दोबारा से थोड़ा डिस्कस करेंगे। लेकिन ये मैं दोबारा कहना चाहूंगा कि अगर आपको डायबिटीज है तो आप ये यूरिन एल्ब्यूमिन क्रिएट रेशियो करवाएं, और अगर ये करवा के अगर आप अपने डॉक्टर से डिस्कस करें और आप उनसे डिस्कस करें कि हम किडनी को प्रोटेक्ट करने के लिए कोई मेडिसिन अगर ले सकते हैं, तो ये ऑलवेज बेटर रहेगा, बिकॉज जैसे मैंने बताया, डायबिटीज इज द नंबर 1 कॉज ऑफ किडनी फेलियर वर्ल्ड वाइड। दूसरा जो ऑर्गन है जो डायबिटीज की वजह से कॉमनली इंपैक्टेड होता है, वो है हार्ट। तो आपने देखा होगा कि हार्ट के साथ डायबिटीज का क्या संबंध है। तो आप इस अगेन चार्ट में देख सकते हैं कि जिन लोगों को डायबिटीज होता है, उनको नॉर्मल लोगों के से ज्यादा 2 से 3 टाइम ज्यादा हार्ट अटैक होने के चांसेस रहते हैं। उनमें अगर हार्ट अटैक होता है तो उसकी वजह से डेथ होने के भी चांसेस बढ़ जाते हैं, राइट। सो डायबिटीज इज अगेन, जैसे हमने बताया, डायबिटीज इज द नंबर 1 कॉज फॉर किडनी प्रॉब्लम इन द वर्ल्ड।
डायबिटीज एंड ब्लड प्रेशर आर टुगेदर द नंबर वन कॉज फॉर हार्ट प्रॉब्लम्स इन द वर्ल्ड। अगर हम हार्ट प्रॉब्लम की बात करते हैं तो हम वी आर ऑल्सो टॉकिंग अबाउट हार्ट अटैक, या तो फिर कुछ लोगों को हार्ट फेलियर होता है। तो ये सब ये जो कंडीशंस है हार्ट रिलेटेड कंडीशंस जो होती है वो डायबिटीज की वजह से कॉमनली होती है। एंड डायबिटीज इज अगेन, डायबिटीज along with high blood pressure is the number one cause for heart related complications in the world, right? So आप आपके हार्ट को कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं? अगर आपको डायबिटीज है तो क्या क्या टेस्ट करवाने चाहिए आपको फॉर लुकिंग एट योर हार्ट रिलेटेड कॉम्प्लिकेशन? सो 3 चीजें जो हैं ये आप हमेशा करवाएं। एक तो आप हर विजिट में जब भी आप डॉक्टर के पास जाएं तो आप ईसीजी एक कराएं। ईसीजी बहुत सिंपल होता है, इट कॉस्ट वेरी फ्यू रुपीज और ऑलमोस्ट एवरी डॉक्टर हु इज क्वालिफाइड इज एबल टू रिकॉग्नाइज ईसीजी। सो ईसीजी करवाना हर डॉक्टर विजिट में कराना जरूरी है, स्पेशली अगर आपको डायबिटीज है। एक इकोकार्डियोग्राफी जो है हार्ट का जो सोनोग्राफी होता है, इकोकार्डियोग्राफी होता है, या फिर ट्रेडमिल टेस्ट जो पट्टे पे भाग के जो टेस्ट होता है वो कराना हर साल एटलीस्ट एक बार कराना जरूरी होता है। और एक जो नई टेस्ट है जो मैं बताना चाहूंगा आपको, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो आप करवाना चाहें तो इसको कहते हैं सीटी कैल्शियम स्कोर। सो सीटी कैल्शियम स्कोर एक सिंपल सा सीटी स्कैन होता है जिसके अंदर आपके ब्लड वेसल के अंदर अगर कैल्शियम जमा है कि नहीं तो ये हमें पता चल जाता है। और अगर ये होता है, उसका एक स्कोर होता है, तो ये स्कोर के बेसिस पे हम उसकी कुछ स्पेसिफिक दवाइयां या और कुछ स्पेसिफिक ट्रीटमेंट जो है वो करवा सकते हैं। तो आप ये स्कोर इसमें आप देख सकते हैं कि ये जो आप लेफ्ट साइड पे देख रहे हैं ये नॉर्मल ब्लड वेसल है, और आप आगे देख रहे हैं तो यहाँ पे यू कैन सी ऑल दिस येलो कलर जो है वो कोलेस्ट्रॉल और कैल्शियम है वो जमा है। सो आप इस लेवल पे आप ये सिंपल टेस्ट करवा के हम ये जान सकते हैं कि आपके जो ब्लड वेसल्स है उसमें कितना कैल्शियम जमा है। और अगर आपका कैल्शियम का लेवल अगर 100 से ऊपर होता है तो आपको इसके लिए कुछ स्पेसिफिक ट्रीटमेंट, कुछ मेडिसिन और कुछ और ट्रीटमेंट करानी जरूरी होती है। तो आप अगेन अपने डॉक्टर से डिस्कस करें। दिस इज नाउ इजीली अवेलेबल इन मोस्ट ऑफ द बिग सिटीज। इट्स ऑलमोस्ट कहीं पे भी जहां पे सीटी स्कैन होता है वहां पे ये हो सकता है। इसमें खाली एक एक्स्ट्रा सॉफ्टवेयर लगता है और मोस्ट ऑफ दिस न्यू सीटी स्कैन मशीन में सॉफ्टवेयर ऑलरेडी होता है। तो आप ये सीटी कैल्शियम स्कोर आप आराम से करवा सकते हैं, और ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टेस्ट है जो आपके डायबिटीज के लिए जरूरी है, राइट? अब एक और ऑर्गन जो है वो डायबिटीज की वजह से बहुत कॉमनली इफेक्ट होता है, वो है आपका नर्वस सिस्टम। जो आपके बॉडी के नर्व्स होते हैं, जो आपकी बॉडी की सर्किट होती है उसको जो वो कंट्रोल करता है, तो वो है डायबिटीज एंड नर्वस सिस्टम। सो डायबिटीज का नर्व्स पे बहुत ही नेगेटिव इंपैक्ट होता है। लॉन्ग स्टैंडिंग डायबिटीज जो होता है वो बॉडी के जो नर्व्स होती है उसको धीरे धीरे मार देती है, राइट? इट किल्स द नर्व्स। एंड बिकॉज आपके जो स्पेशली अगर आपके पैर के जो नर्व्स हैं अगर वो मर जाते हैं तो आपको पैर में सेंसेशन फील नहीं होता है। तो जैसे आपने देखा होगा बहुत सारे लोग अब आई डोंट नो इफ यू सीन दिस, एक मूवी है मर्द को दर्द नहीं होता है ना। आप अगर आपने यू नॉट सीन दिस मूवी, मैं सजेस्ट करूंगा कि आप जाके देखें, बहुत अच्छी मूवी है। उसमें एक लड़का होता है जिसको बॉडी में कोई पेन फील नहीं होता है, उसको कोई दर्द ही नहीं होता है, राइट? तो आप सोचेंगे अगर दर्द नहीं होता है तो ये तो अच्छी बात है, राइट? अगर दर्द ना होना तो ठीक है, लेकिन आप ये नहीं जानते हैं कि दर्द जो है, पेन है, वो आपके लिए एक प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म है। अगर आप चल रहे हैं और आपको एक एक कांटा चुभता है तो आपको पता है कि चलो यहाँ पे कांटा है तो मैं यहाँ पे नहीं चलूंगा, राइट? या तो आप सो कुछ भी चीजें जिसकी वजह से अगर पेन होता है, पेन एक प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म होता है। तो वो इवन बच्चा भी जानता है कि अगर बच्चा गिर जाता है तो उसको पेन होता है, तो अगली बार वो गिरने की कोशिश वो ट्राई करेगा कि वो गिरे नहीं, राइट? सो पेन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म होता है। और डायबिटीज जिनको होता है, स्पेशली लॉन्ग स्टैंडिंग डायबिटीज होता है, तो उनकी जो ये पेन का सेंसेशन होता है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है, वो खत्म हो जाता है और इनको पेन फील नहीं होता है। और बिकॉज इनको पेन फील नहीं होता है, कोई सेंसेशन फील नहीं होता है, तो इनके बहुत सारे टाइम उनको बॉडी में स्पेशली पैरों में इंजरी हो जाती है। और ये इंजरी जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया था, कोई भी डायबिटीज में इंजरी होती है उसको हील होने में ज्यादा टाइम लगता है, तो इसके वजह से ये एक प्रॉब्लम हो सकता है। कुछ केसेस में इनिशियली कुछ टिंगलिंग जैसे सेंसेशन, जैसे हमने बताया झंझनाहट जैसी सेंसेशन होती है। तो अगर आपको पैरों में झंझनाहट सी फीलिंग आ रही है, टिंगलिंग सी फीलिंग आ रही है, जैसे कोई नीडल चुभा रहा है वैसी फीलिंग आ रही है, तो अगेन अगर आपको डायबिटीज नहीं है तो आपका डायबिटीज का लेवल चेक कराएं। और B12 डेफिशिएंसी, विटामिन B12 की डेफिशिएंसी से भी यही सिम्टम्स होते हैं। सो आपका एक B12 का भी लेवल आप चेक कराएं, ये भी बहुत ही जरूरी है, राइट? सो अगर पैर में झंझनाहट सी फीलिंग आती है या नमनेस की फीलिंग आती है तो इस केस में आपको डायबिटीज एंड B12 का चेक कराना जरूरी है।
और लॉन्ग सिचुएशन में क्या होता है कि बिल्कुल ही पैरों में सेंसेशन चले जाते हैं। तो कभी कभी चप्पल से अगर शू बाइट भी होता है या कुछ होता है तो ये भी इन लोगों को पता नहीं चलता है, जिसकी वजह से ये घाव बढ़ जाते हैं और कभी कभी इतनी खराब सिचुएशन हो जाती है कि पैर भी कटवाने पड़ते हैं। तो ये भी एक कॉमन प्रॉब्लम है। बहुत सारे लोग ये फील करते हैं कि ये रुई पे चल रहे हैं, कॉटन पे चल रहे हैं, ऐसी ऐसी फीलिंग आती है, ऐसी सेंसेशन आती है। तो ये एक डायबिटीज रिलेटेड कॉम्प्लिकेशन है जो बहुत ही कॉमन है और बहुत सारे लोगों को जानना जरूरी है। इसके वजह से जैसे हमने बताया एक कंडीशन होता है जिसको कहते हैं डायबिटिक फुट। आपने सुना होगा कि बहुत सारे लोग अगर डायबिटीज है तो उनका उसका टो कटवाना पड़ा या पैर कटवाना पड़ा। तो ये डायबिटिक फुट जो है वो एक बहुत ही कॉमन डायबिटीज रिलेटेड कॉम्प्लिकेशन होता है। ये क्यों होता है? बिकॉज डायबिटीज नर्व्स को भी इफेक्ट करता है और ब्लड सप्लाई को भी इफेक्ट करता है और साथ साथ में हीलिंग होने की जो रूज आने की जो पद्धति होती है वो भी कम हो जाती है। तो इस कारण से जो हीलिंग है वो स्लो हो जाता है और नर्व्स एंड ब्लड सप्लाई भी पुअर होता है। तो उस केसेस में पैरों में इंफेक्शन होने के चांसेस रहते हैं और इसको डायबिटिक फुट कहते हैं। और अगर ये एक बहुत इंपॉर्टेंट आपको मैसेज देना चाहूंगा कि अगर आपको डायबिटीज है तो आप हमेशा रोज रात को सोने से पहले ये दो चीजें आप करें। एक तो आप पैरों में कोकोनट ऑयल लगाएं, राइट। कोकोनट ऑयल लगाने से आपके जो पैर हैं वो मॉइस्चराइज रहेंगे और मॉइस्चराइज या तो कोई भी ऑयल लगा सकते हैं, ऑलिव ऑयल लगा सकते हैं, कोकोनट ऑयल लगा सकते हैं। तो आपके ये आपके पैर को मॉइस्चराइज रखेगा क्योंकि डायबिटीज लोग जिनको डायबिटीज होता है उनके पैर बहुत ड्राई हो जाते हैं, फीट बहुत ड्राई हो जाती है, उसकी वजह से फीट में क्रैक्स होने के चांसेस रहते हैं। तो इसको मॉइस्चराइज करने के लिए आप हमेशा कोकोनट ऑयल या आप ऑलिव ऑयल वगैरह यूज कर सकते हैं। सेकेंडली, रोज रात को सोने से पहले आप अपने पैर को इंस्पेक्ट करें, आप देखें कि पैर में कोई घाव है कि नहीं। और अगर छोटा मोटा भी घाव होता है तो मैं ये सजेस्ट करूंगा कि बिफोर ये घाव बढ़ जाए आप अपने डॉक्टर से संपर्क करें, अपने डॉक्टर से मिलें और इसका सही ट्रीटमेंट कराएं, राइट। सो ये सब चीजें आपको ध्यान रखनी जरूरी है। आप ये पिक्चर देख सकते हैं, दीज आर कॉमन थिंग्स यू शुड टेक केयर व्हाइल विथ योर फीट, राइट। सो अच्छे शूज पहने। अगेन मैं डायबिटीज लोगों को जिनको डायबिटीज होता है इनको मैं हमेशा कहता हूं कि लेदर वाले जो शूज होते हैं या लेदर वाले चप्पल होते हैं या जो आपके बाटा के स्लीपर्स होते हैं उसको अवॉइड करें। इट इज ऑलवेज बेटर कि आप एक छोटा इन्वेस्टमेंट करें, अच्छे क्वालिटी के सॉफ्ट स्पोर्ट शूज लें बिकॉज स्पोर्ट शूज दीज शूज आर वेरी प्रोटेक्टिव टू द फीट। और वो एक फीट के हिसाब से उसमें आजकल आपने देखा होगा मेमोरी फोम होता है तो वो आपके फीट के हिसाब से मोल्ड हो जाता है। तो मैं ये आपको हमेशा सजेस्ट करूंगा कि अगर आपको डायबिटीज है तो आप अपने जो लेदर शूज हैं उसको अवॉइड करके बेटर टू टेक स्पोर्ट शूज विच आर सॉफ्ट, राइट। ऐसे शूज आप पहने और हमेशा ये फीट को प्रोटेक्ट करके रखेंगे। बेयर फुट कभी भी नंगे पांव घूमना एडवाइजेबल नहीं है। इवन घर के अंदर ये सजेस्टेड नहीं है कि आप नंगे पांव घूमें बिकॉज जैसे मैंने बताया पैर में सेंसेशन कम हो जाती है और बिकॉज पैरों में सेंसेशन कम हो जाती है तो बहुत सारे टाइम द पेशेंट डज नॉट फील द सेंसेशन एंड बिकॉज ऑफ दैट इंजरी होने की पॉसिबिलिटी रहती है, ठीक है। फाइनली ऑफ कोर्स डायबिटीज की वजह से आंखों पे असर आ सकती है, आईज पे इफेक्ट आती है। हम देखेंगे डायबिटीज की वजह से क्या क्या आंखों पे असर आ सकती है। तो डायबिटीज की वजह से आंखों पे तीन चीजें हो सकती है। एक तो आपका जो आंख का पर्दा होता है रेटाइना उसके ऊपर इंपैक्ट आ सकता है। जिन लोगों को डायबिटीज होता है उनको जो कैटरैक्ट होता है, जो मोतियाबिंद होता है वो भी जल्दी हो जाता है। सो कैटरैक्ट आल्सो अकर्स अर्ली इन पेशेंट्स विद डायबिटीज। और कुछ लोगों के जिनको डायबिटीज होता है उनको ग्लोकोमा मतलब आंख के अंदर प्रेशर बढ़ जाना, तो ये भी डायबिटीज की वजह से कॉमन है। सो ये तीन चीजें हैं आंखों की जो डायबिटीज की वजह से कॉमन होती है। और अगेन अगर आपको विजन में प्रॉब्लम है तो आप अपने डॉक्टर से मिलें, आंख के डॉक्टर से मिलें। लेकिन उसके पहले मैं एक और चीज आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें बताना चाहूंगा कि जो रेटाइना का जो प्रॉब्लम होता है, जो आंखों का पर्दा होता है, उसमें अगर कोई कॉम्प्लिकेशन होता है तो बहुत सारे टाइम वो जल्दी उसके सिम्टम्स नहीं आते। जैसे हमने पहले भी बताया डायबिटीज इटसेल्फ में अगर आपको सिम्टम तक वेट करेंगे तो कभी कभी आप सही टाइम पे ट्रीटमेंट नहीं कर पाएंगे। तो इसी तरह अगर रेटाइना के लिए अगर आप चेक कराना चाहते हैं तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, आप जानना जरूरी है कि आप जो है अपना रेटाइना का जो चेकअप है साल में एक बार एनुअली कराएं और इसको कराना बिल्कुल ही जरूरी है, राइट। और ये एनुअली यू हैव टू कीप चेकिंग, राइट। अगर आपकी जो रेटाइना है उसमें अगर प्रॉब्लम है तो आप जल्दी से उसका ट्रीटमेंट करा सकते हैं। सो बिफोर आपके आंख के कोई आपको विजन लॉस हो या और कोई प्रॉब्लम हो उसके पहले इसको रेटाइना को चेक कराना जरूरी है ताकि हम आपके विजन को प्रोटेक्ट कर सकें। बहुत सारे लोगों को अगेन जैसे हमने बताया नंबर 1 कॉज फॉर किडनी प्रॉब्लम इन द वर्ल्ड इज डायबिटीज। इसी तरह नंबर 1 रीजन फॉर ब्लाइंडनेस इन डायबिटीज आउटसाइड द रूटीन थिंग जो है प्रिवेंटेबल कॉज ऑफ ब्लाइंडनेस अगर देखेंगे तो वो है
डायबिटीज, राइट? सो डायबिटीज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉज ऑफ, प्रिवेंटेबल कॉज ऑफ ब्लाइंडनेस। सो आप इसको हम प्रिवेंट कर सकते हैं, वो इजीली ट्रीट कर सकते हैं। फाइनली बहुत सारे लोगों को जो ऑलरेडी डायबिटीज का ट्रीटमेंट ले रहे हैं, तो उसमें एक कॉम्प्लिकेशन जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जानना जरूरी है। हम अगली बार जब हम ट्रीटमेंट के बारे में डिस्कस करेंगे तभी भी ये चीज को हम डिस्कस करेंगे। जो जो हमें जानना बहुत ही इंपॉर्टेंट है वो है लो शुगर, राइट? और इट्स ऑल्सो नोन एज हाइपोग्लाइसीमिया, राइट? सो लो शुगर किसको कहते हैं और लो शुगर के सिचुएशन में आप क्या करना चाहिए आपको? सो अगर आपका ब्लड शुगर का वैल्यू जो है वो 70 से नीचे हो, 70 से नीचे हो, तो इसको लो शुगर कहते हैं, राइट? बहुत सारे पेशेंट ये नहीं जानते हैं, कभी कभी कहते हैं ना मेरा शुगर 90 है, लो है। नहीं, 90 बिल्कुल ही नॉर्मल शुगर होता है। अगर आपका शुगर 70 से नीचे है तो इसको हम लो शुगर कहते हैं, तो इसको हाइपोग्लाइसीमिया कहते हैं, राइट? सो अगर आपको हाइपोग्लाइसीमिया है तो क्या क्या हाइपोग्लाइसीमिया के सिम्टम्स होते हैं, आप कैसे आपका ब्लड, आप कब ब्लड का लेवल चेक कराएंगे और कब आप उसको हाइपोग्लाइसीमिया कहेंगे? सो माइल्ड केसेस ऑफ हाइपोग्लाइसीमिया में बहुत सारे लोगों को हाथ में झंझनाहट होती है, ट्रेमर्स आते हैं, एंजाइटी जैसा फीलिंग आता है, हाथ के हार्ट बीट्स बढ़ जाते हैं, धक धक बढ़ जाता है, राइट? एक्सेसिव स्वेटिंग होता है। सो ये कुछ लो शुगर के सिम्टम्स हैं। अगर बहुत ही सिवियर, अगर शुगर आपका 50 से नीचे चला जाता है तो उस सिचुएशन में आपको कंफ्यूजन हो सकता है, लॉस कॉन्शियसनेस, आपका बेहोश हो सकते हैं आप, कभी कभी खींच भी आ सकती है, सीजर्स भी आ सकते हैं। सो दीज आर ऑल सिम्टम्स ऑफ लो शुगर। ओके, सो ये सिम्टम्स जानने जरूरी हैं। लो शुगर अगर आपको है तो क्या करना चाहिए? सो अगर आपको इसमें से कोई सिम्टम्स हैं, आप डायबिटीज का ट्रीटमेंट ले रहे हैं और अगर आप इसमें से कोई सिम्टम्स महसूस करते हैं, तो मैं ये सजेस्ट करूंगा, पहले तो आपका अपना लेवल, अगर आपके पास शुगर चेक करने का मशीन है, ग्लूकोमीटर है, तो आप अपने ब्लड शुगर का लेवल चेक करें। और अगर आपका ब्लड शुगर का लेवल 70 से नीचे है तो यू हैव टू टेक सम करेक्टिव मेजर्स। सो इसमें जनरली इट इज ऑलवेज बेटर, शुगर लेने के बदले इट इज बेटर टू टेक ग्लूकोज, राइट? ग्लूकोज लेना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सो ग्लूकॉन डी होता है या ग्लूकोज का पाउडर होता है, इसको हमेशा अपने पास रखें। और अगर आपका शुगर जो है वो 70 से नीचे है तो ग्लूकोज की 2 चम्मच ग्लूकोज की आप पी लें, राइट? और पानी के साथ पी सकते हैं, नॉर्मल पी सकते हैं। और आप 15 मिनट के बाद इट इज ऑलवेज बेटर कि दोबारा से आप अपना शुगर चेक करें। अगर आपका शुगर अभी भी 70 से नीचे हो 15 मिनट्स के बाद, तो आप दोबारा ग्लूकोज लें, राइट? सो दिस इज द बेस्ट वे ऑफ ट्रीटिंग लो शुगर। बहुत सारे लोग लो शुगर के वक्त स्वीट्स खाते हैं, चॉकलेट खाते हैं, ये बिल्कुल ही एडवाइजेबल नहीं है, बिकॉज स्वीट्स खाने से, शुगर खाने से क्या होता है कि शुगर तुरंत ही नहीं बढ़ता है और कुछ घंटों बाद बढ़ता है। सो जब आपको लो शुगर होता है तो आपको ग्लूकोज लेना जरूरी है रेदर देन टेकिंग शुगर। सो ये एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, ये हमेशा अपने दिमाग में रखें, राइट? सो दीज आर सम इंपॉर्टेंट टिप्स फ्रॉम माय साइड। फाइनली, अगर आपको डायबिटीज है तो आप कौन से डॉक्टर को आपको कंसल्ट करना जरूरी है? सो डायबिटीज का जो स्पेशलिस्ट होता है, जो सुपर स्पेशलिस्ट होता है, उसको एंडोक्राइनोलॉजिस्ट कहते हैं। हमने ये स्टार्टिंग में भी डिस्कस किया था। सो एंडोक्राइनोलॉजिस्ट होता है वो एक, सो जनरली अगर आपके फैमिली में किसी को डॉक्टर हैं, आप खुद डॉक्टर हैं, आप जानते हैं कि पहले तो डॉक्टर जो होता है वो MBBS करता है, राइट? उसके बाद वो MD या MS या DNB करता है, और उसके बाद जो है वो या तो DM करता है, या तो MCH करता है, या तो DNB करता है। सो ये है सुपर स्पेशलिटी, राइट? सो ये है MBBS, ये ब्रॉड स्पेशलिटी, एंड दिस इज सुपर स्पेशलिटी, राइट? सो जो एंडोक्राइनोलॉजिस्ट होता है, राइट, तो एंडोक्राइनोलॉजिस्ट की डिग्री को भी आप रिकॉग्नाइज करें। सो MBBS एंडोक्राइनोलॉजिस्ट होता है, वो पहले MBBS करता है, फिर वो 3 साल के लिए MD करता है, और उसके बाद वो 3 साल के लिए या तो DM या तो DNB इन एंडोक्राइनोलॉजी करता है, राइट? सो ये कुछ और 3 साल हैं। सो आपके जो एंडोक्राइनोलॉजिस्ट हैं उनके जो क्वालिफिकेशन होंगे वो है MBBS, MD एंड DM और DNB इन एंडोक्राइनोलॉजी। सो आप ये जो है, ये जो सुपर स्पेशलिस्ट होते हैं, सो मैं हमेशा कहना चाहूंगा कि इट्स ऑलवेज बेटर टू कंसल्ट अ सुपर स्पेशलिस्ट फॉर मैनेजमेंट ऑफ डायबिटीज, बिकॉज इनके पास ज्यादा नॉलेज होता है, ज्यादा टूल्स होते हैं, बेटर ड्रग्स के बारे में नॉलेज होता है। सो ये ऑलवेज इट्स बेटर कि आप अपने डायबिटीज के लिए अपने एंडोक्राइनोलॉजिस्ट से डिस्कस करें, उनसे मिलें, राइट? सो दीज आर माय कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन। अगर आपको कोई क्वेरी है या कुछ आप ऑनलाइन कंसल्ट करना चाहते हैं मेरे साथ, तो आप www.dromlakhani.com, दिस इज माय वेबसाइट। यहाँ पे आप सब लिंक्स हैं ऑनलाइन कंसल्टेशन के लिए। हम एक ऑनलाइन कंसल्टेशन का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ एक सिस्टम बना रहे हैं जिसको हम कह रहे हैं diabetesonline.in। इसके बारे में मैं अगले जो हमारा सेशन है उसमें मैं ज्यादा डिटेल आपको देना चाहूंगा इसके बारे में। बट अभी जानने के लिए जरूरी है कि ये वी आर मेकिंग अ सिस्टम वेयर वी कैन डू एंड टू एंड डायबिटीज मैनेजमेंट ऑनलाइन। सो आपका डायबिटीज आप ऑनलाइन मैनेज कर सकते हैं, इसके लिए हम एक सिस्टम को बना रहे हैं।
So this is about diabetes, right? These are my other contact details. अगर आप अहमदाबाद में हैं, so I work at Zydus Hospital in Ahmedabad, जो अहमदाबाद की सबसे बड़ी हॉस्पिटल है. These are the appointment numbers. You can note this down, right? And you can always, you're most welcome to meet us for your diabetes management with appointment, right? So thank you. And these are some social media connect. This is my email address. You can always check this out, right? Thank you.